Hello students, welcome to this video. In the last video we discussed about internet, its history और आज की इस वीडियो में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त जानकारी इसी विषय पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट का आविष्कार कई लोगों और विभिन्न तकनीकी प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ था। हालांकि इसे एक व्यक्ति द्वारा एकदम से नहीं बनाया गया, परंतु इंटरनेट की नींव रखने का प्रमुख योगदान जाता है विंडसर्फ और रॉबर्ट काहन को। दोनों ने 1970 के दशक में टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का विकास किया, जो इंटरनेट की आधारभूत संरचना बन गई। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 1970 के दशक में टीसीपी मीन्स ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का विकास हुआ, जो इंटरनेट का एक आधारभूत संरचना बन गई। अतः रॉबर्ट काहन और विंडसर को इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसे भारतीय इंटरनेट की शुरुआत के रूप में माना जाता है। मीन्स भारत में इंटरनेट की बिगिनिंग हुई 15 अगस्त 1995 को, जब राज्य संचालित कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने इंटरनेट सेवा की पेशकश शुरू की। कंपनी बीएसएनएल के द्वारा इस इंटरनेट को भारत में लाया गया। और कब लाया गया? 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की सेवा इसी दिन की पेशकश इसी दिन शुरू हुई। पहले इंटरनेट केवल कुछ शैक्षिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित था, और इस समय इंटरनेट की गति भी काफ़ी स्लो थी, बहुत धीमी थी। 1990 के दशक के अंत तक इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़ने लगे, उनका नंबर बढ़ने लगा, लेकिन यह आम जनता तक बहुत सीमित था। इट वॉज लिमिटेड टू सर्टेन अमाउंट ऑफ पब्लिक। 2000 के दशक में इंटरनेट सेवा और किफ़ायती हो गई, ख़ासकर निजी कंपनियों जैसे वर्ल्डकॉम, एयरटेल और वोडाफोन के आने के बाद में। जब ये तीनों कंपनियां आई, वर्ल्डकॉम, एयरटेल और वोडाफोन, तो उसके बाद में ये इंटरनेट की जो सर्विसेज थी वो और ज़्यादा इकोनॉमिक हो गई, और ये था 2000 के दशक की बात। इन कंपनियों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी, जिससे इंटरनेट भारत में तेज़ी से लोकप्रिय हुआ। भारत में 3G और बाद में 4G नेटवर्क आने से इंटरनेट का उपयोग और भी आसान और तेज़ हो गया, और 2016 में आया जियो नेटवर्क। जियो नेटवर्क 2016 में आया, और उसके लॉन्च ने इंटरनेट की पहुंच को और भी व्यापक बना दिया, जिससे डेटा की कीमतें बहुत कम हो गई और इंटरनेट का उपयोग हर किसी के लिए बहुत सुलभ हो गया। नाउ वी कम टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं और आपस में डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इन उपकरणों में स्मार्टफोन्स आते हैं, वेरेबल डिवाइसेस आते हैं, और होम डिवाइसेस घर के उपकरण जैसे स्मार्ट बल्ब्स, फ्रिज एट्सेट्रा, वाहन, उद्योग मशीनरी और कई अन्य चीज़ें शामिल हो सकती हैं। IoT का मुख्य उद्देश्य, द मेन एम ऑफ IoT इज़ टू मेक ऑल दीज अप्लायंसेस स्मार्ट। इन उपकरणों को स्मार्ट बनाना IoT का मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें। दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कैन बी कनेक्टेड टुगेदर, और बिना किसी मानव हस्तक्षेप के वे अपने कार्य को स्वचालित रूप से पूरा कर सके। मीन्स ऑटोमेटिकली दे कैन डू देयर टास्क
on their own without any human intervening. Now coming to components. IoT के प्रमुख घटकों की बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के घटक हैं IoT के. नंबर फर्स्ट है सेंसर और डिवाइस. सेंसर और डिवाइसेस वे होते हैं जो किसी भी वस्तु और प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. मीन्स किसी भी वस्तु या में अगर सेंसर है तो वो सेंसर उस वस्तु के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, जैसे कि तापमान, नमी, गति या अन्य भौतिक जानकारी को मापने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है. ये सारी चीज़ें ये जो उपयोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये बहुत उपयोगी हो जाता है, और इसके बगैर हम लोग सॉइल की जो नेचर है उसको हम सक्षम होते हैं कि वो किस प्रकार की है, और अगर वो नॉर्मल जो हमको ऑप्टिमम क्वालिटी चाहिए उससे कम है या ऊपर है तो उस तरीके का पता हमको इन डिवाइसेस से पता पड़ जाता है. नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज नेटवर्क कनेक्टिविटी. ये सेंसर और उपकरण डेटा को इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं. मीन्स जो डेटा है इसको इंटरनेट के माध्यम से एक कनेक्टिविटी बिठाते हैं, और कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि जो कनेक्टिविटी है वो सेंसर्स के थ्रू ही बैठ पाती है. बोथ द थिंग्स मीन्स जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में एक जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ ओनली ड्यू टू सेंसर्स. दोनों के पास सेंसर्स हैं तभी वो आपस में एक डेटा का आदान प्रदान कर पाएंगे और एक कनेक्टिविटी हो पाएगी. और इसके लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी और 4G और 5G जैसी नेटवर्क कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाता है. नाउ कमिंग टू द थर्ड कंपोनेंट. थर्ड घटक है डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड, जो कि प्राप्त किए गए डेटा को एक केंद्रीय सर्वर और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस करता है. तो यहाँ पर मतलब ये जो केंद्रीय सर्वर है मीन जो सेंट्रल सर्वर है और क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहाँ पर उस डेटा का जो मेन डेटा है जो कि जिसका कि आदान प्रदान किया जा रहा है उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, जहाँ यह डेटा विश्लेषण के लिए भेजा जाता है और इसके आधार पर ही डिसीजन टेकअप किया जाता है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ कंपोनेंट या घटक, और ये है एक्शन और प्रतिक्रिया. मीन्स क्रिया और प्रतिक्रिया. प्रोसेस किए गए डेटा के आधार पर, जहाँ बात हमने थर्ड कंपोनेंट में बात की प्रोसेसिंग की और क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो उस प्रोसेस्ड डेटा के आधार पर IoT सिस्टम एक्शन लेता है. जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट अपने आप तापमान को बदल देता है. मीन्स ऑटोमेटिकली जो थर्मोस्टेट है उसका टेम्परेचर वो बदल जाता है, या स्मार्ट लाइट अपने आप बंद हो सकती है. सो दिस इज़ द एक्शन एंड रिएक्शन. सो दीज वर द 4 कंपोनेंट्स. इसके आधार पर हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि IoT एक अत्याधुनिक तकनीक है जो जीवन को और अधिक स्मार्ट, कनेक्टेड और सुविधाजनक बनाने में मदद कर रही है. यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी सेवाओं में भी बड़े बदलाव ला रहा है. भविष्य में IoT की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह नई तकनीकों और नवाचारों के साथ विकसित हो रहा है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. Rest in the next video.